हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग सिस्टम और आज करते हैं स्प्रिंग सिस्टम का पूरा खात्मा, है कि नहीं। तो देखते जाओ, लंबा लेक्चर होगा तो सब कुछ नोट करना और रेडी हो जाओ बिल्कुल ही। तो स्प्रिंग तुमने तो देखा ही होगा कैसा होता है। कभी तुमने वो पेन यूज़ किया है जेटर वाला? हमारे जब हम पढ़ते थे तो एक जेटर का पेन आता था, तो उसमें स्प्रिंग यूज़ होता था, है नहीं, क्लिक करता था वो। ठीक है, तो बिल्कुल वो छोटे स्केल पे यूज़ होता है स्प्रिंग। फिर एक स्प्रिंग जो है आपके सॉकर्स में भी यूज़ होता है। पुरानी बाइक्स जो देखे होंगे तो उसमें सॉकर जो होते हैं वो जो क्या होते थे, स्प्रिंग के शेप के होते थे। अगर तुम मेट्रो को देखे हो ध्यान से तो मेट्रो में भी तुम्हें, या ट्रेन को देखे हो ध्यान से तो उसमें भी मोटे मोटे स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्प्रिंग्स जो हैं प्रैक्टिकल यूज़ में काफ़ी जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हमें इन सारे स्प्रिंग्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें किन स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है, आइडियल स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ना है। आइडियल स्प्रिंग्स, तो आइडियल स्प्रिंग क्या होता है? आइडियल स्प्रिंग जो होता है वो मासलेस होता है, ठीक है, और इनर्शियाटिक होता है। अभी मैंने ऊपर लिखा कि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, लेज़ी होना या इनर्शियाटिक होना। अब इसका कहने का मतलब क्या है तो अभी तुरंत समझाऊंगा मैं। पहले यहाँ पे देख लो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो, तो स्प्रिंग फोर्स जो है ना, स्प्रिंग को जैसे तुम स्ट्रेच करोगे तो वो वापस डिस्ट्रेच होना चाहेगा। स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करोगे तो वो जो है नेचुरल लेंथ गेन करना चाहेगा। तो जब भी स्प्रिंग को डिस्टर्ब करते हो तो डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो वो डिस्टर्बेंस को मिटाने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है ना, स्प्रिंग के द्वारा ही। तो दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टर्बेंस, कि नेचुरल लेंथ से आप कितना डिस्टर्ब किए हो, नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टर्ब किए हो। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टर्बेंस। तो क्या ले सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा एंड दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये माइनस तुम्हें क्या दिखा रहा है, रिस्टोरिंग नेचर दिखा रहा है। देखो कि जैसे तुम आगे खींचे तो फोर्स पीछे आया, तुमने दबाया तो फोर्स आगे आया। तो ये क्या हो गया, जो इनिशियल पोजीशन था उसी को रिस्टोर करने की बात करता है स्प्रिंग हमेशा। ठीक है, तो फील आ रहा है। तो देखो, इन जनरल तुम क्या ले सकते हो, स्प्रिंग फोर्स को KX याद कर लो, ठीक है। और ये क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अब देखो, कोई एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है तो ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो देखो, मास जो है उस पर ग्रेविटी धरती नीचे खींच रही होगी mg से, तो उसको बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कौन लगा रहा होगा, स्प्रिंग लगा रहा होगा। KX इज इक्वल टू mg। तो स्प्रिंग में जो स्ट्रेच है वो भी निकल के आ गया mg/k। अब मान लो कि जो ये मास जो है वो नीचे गिर जाता है किसी तरीके से, ठीक है, तो स्प्रिंग जो है ना एकदम से जो है वो नहीं होगा, नेचुरल लेंथ गेन नहीं करेगा। इट विल टेक सम टाइम टू गेन द नेचुरल लेंथ, समझे। तो दैट इज़ वाई आई एम लाइक आई टोल्ड यू that the spring is inertiatic in nature. It takes some time to regain its natural length. तो that's what I have written here कि डी इलोंगेट होने में, सिंस ब्लॉक लटका हुआ था तो इलोंगेटेड था, तो डी इलोंगेट होने में इट विल टेक सम टाइम। तो दिस इज़ कॉल्ड इनर्शियाटिक नेचर। लेज़ी है स्प्रिंग को, एक लेज़ी आदमी की तरह समझो। समझ आ रहा है कि कुछ इफ़ेक्ट हुआ लेकिन वो चेंज नहीं हुआ, वो थोड़े दिन बाद चेंज होगा, ठीक है, थोड़ी देरी बाद चेंज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से देखो, अगर मान लो इसी सिचुएशन में मैं कट मारता हूँ 3 जगहों पे, A, B और C, ठीक है, तो A, B और C 3 जगहों पे मैं कट मार रहा हूँ। तो पहले मैं A पे कट मार रहा हूँ, तो A पे कट मारूँगा तो ब्लॉक क्या होगा, धड़ाक से नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं, फटाक से नीचे गिर जाएगा। उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक ही g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस तरीके से B पे काटोगे तो पूरा स्प्रिंग ही बर्बाद हो जाएगा।
तो ये चीज़ याद रखो, अगर स्प्रिंग को बीच से काटते हो तो स्प्रिंग पूरा जो है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर सी पे काटे तो एम मास का क्या एक्सेलरेशन होगा। अब तीनों कट में हम एक्सेलरेशन ही एनालाइज कर रहे हैं ना। तो देखो, जैसे ही तुम सी पे काटोगे, स्प्रिंग को जो है वो तो लेज़ी है, उसको अपना जो है नेचुरल लेंथ गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मतलब जो इनिशियल फोर्स था खिंचाव के कारण, वही थोड़ी देर रहने वाला है। तो थोड़ी देर रहने वाला है मतलब वो इनिशियल फोर्स कितना था, के एक्स इज इक्वल टू एम जी के बराबर था। मतलब के एक्स इज इक्वल टू एम जी वाला सिचुएशन थोड़ा सस्टेन होने वाला है फॉर डी टी, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। मतलब कि सी पे जब कटेगा स्प्रिंग, तो ए ब्लॉक का जो है, जो मास लटका हुआ है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़ीरो। कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि स्प्रिंग कटने के बाद भी कितना फोर्स दे रहा है, के एक्स, जो वो पहले दे रहा था एम जी को बैलेंस करने के लिए, ब्लॉक के वेट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो देखे किस तरीके से डिफरेंट जगह पे काटने से डिफरेंट आंसर आ रहा है। ए पे काटे तो एम धड़ाक से नीचे गिर गया, बी पे काटे तो स्प्रिंग ही ख़राब हो गया, ठीक है ना, बीच से ही काट दिए तो एम फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरने लगा। सी पे काटे तो स्प्रिंग इफेक्टिव था, तो इफेक्टिव था तो जितना वो पहले फोर्स लगा रहा था उतना ही अब भी लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग लेजी भी है कि नहीं, लेजी है बेचारा, समझे ना। हाँ, तो जो है के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, और जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर ही रहेगा। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, यहाँ पे देखो, एफ इज इक्वल टू के एक्स में एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का है तो क्या बोलोगे, माइनस क्या दिखा रहा है, रिस्टोरिंग नेचर, खींचे तो वापस आना चाहेगा, दबाए तो फिर वापस आना चाहेगा, अरे है कि नहीं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो जैसे दो एग्जांपल इसी आसान सा ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। 5 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ है, खींच के 10 कर दिया, बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, कितना फोर्स होगा, 10 माइनस 5 5, 5 के फोर्स होगा। उसी तरीके से 5 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ है, दबा के 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, 2K, समझ आ रहा है। तो दबाए तो राइटवर्ड रिस्टोरिंग आएगा, खींचे तो लेफ्टवर्ड रिस्टोरिंग आएगा, अरे आ रहा है कि नहीं समझ में। तो इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे और सारे सवाल सॉल्व कर डालेंगे, क्या कर डालेंगे, किल कर डालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला सवाल आपके सामने, यहाँ पे सवाल पढ़ लो। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर M1 इज़ ग्रेटर देन M2, सिस्टम इज़ हेल्ड एट रेस्ट बाय थ्रेड BC। देखो BC जो है थ्रेड है, जस्ट आफ्टर द थ्रेड BC इज़ बर्नट, BC में आग लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, आग जला दिया जाता है उसको, ठीक है। तो बेचारा जल जाएगा, जल जाएगा तो स्प्रिंग अपना काम दिखाएगा। अब स्प्रिंग तो लेजी है, स्प्रिंग भैया लेजी है, समझ रहे हो। तो स्प्रिंग जो है लेजी है इधर, तो बोला एक्सेलरेशन ऑफ M2 विल बी अपवर्ड्स। तो ये तो एक ऑप्शन दिया, अब चेक करना पड़ेगा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी, अब ये भी कुछ बोल रहा है तो चेक करना है। भाई ये अच्छा सवाल है, इसको मैं 5 में से दूंगा, जो है कैलकुलेशन भी है तो 5 में से 5 दूंगा इसको, ठीक है। अच्छा सवाल है, तो इसको तुम मार्क एंड रिव्यू में रख सकते हो या 1 गो में सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। अगर फंस गए तो 1.5 मिनट से ज़्यादा मत देना, मार्क कर देना, हम समझे कि नहीं। 1.5 मिनट तुम्हारा जो है क्या है, वो बाउंड्री है, उसके पार समय नहीं देना है, ठीक है। अगर सॉल्व हो रहा है तो समय दोगे, नहीं सॉल्व हो रहा है तो तुम जो है मार्क एंड रिव्यू करो। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन में मैंने जैसे तुम्हें बताया कि इनिशियल कंडीशन का ही इफ़ेक्ट रहता है स्प्रिंग पे, तो इनिशियल कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ,
तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं, लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं, क्या लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं। तो के एक्स ऊपर लग रहा है, अभी बताया M1 तो स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो के एक्स ऊपर लग रहा है, M1G नीचे लग रहा है, धरती माता नीचे खींच रही है M1G। तो M1 जो है वो रेस्ट पे है कि नहीं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जोड़ के ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू M1G, एक रिलेशन आ गया। उसके बाद M2 का लिखो, तो M2 को के एक्स जो है आइडियल है, तो के एक्स जो है ऊपर लगेगा, M2G नीचे लगेगा, और BC जो थ्रेड है वो भी T1 नीचे लगाएगा। तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस M2G इज इक्वल टू के एक्स। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अच्छा देखो, पुली से घूम के जो थ्रेड इधर आ रहा है उसमें भी के एक्स ही होगा, क्योंकि पुली स्मूथ है, पुली आइडियल है, समझे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, T1 प्लस M2G इज इक्वल टू के एक्स। तो T1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, M1 माइनस M2 इंटू जी। तो ऑलराइट, यहाँ तक तुम्हें समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। फ्री बॉडी डायग्राम और ये सारी चीज़ें सब हाथों हाथ सीख लेंगे, कोई टफ़ नहीं है, इस पर कोई स्पेशल लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। याद कर लो कि फ्री बॉडी डायग्राम में जिसको सिस्टम माने हो, जिसको तुम जिस पे फोर्सेस देख रहे हो, उस पे लगने वाले फोर्सेस को ही दिखाओगे, क्या लगने वाले फोर्सेस को ही दिखाओगे। तो यहाँ पे हमने M1 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया और M2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। M2 पे जो है ऊपर नीचे वाला थ्रेड फोर्स लगा रहा था, M1 पे ग्रेविटी लगा रहा है और स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा है, M2 पे ग्रेविटी भी लगा रहा है खुद का। अब देखो, जैसे ही तुमने BC को जला दिया, बर्नट, तो क्या होगा, जो M2 है अब सिर्फ एक धागे से कनेक्टेड होगा। अरे होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है कि स्प्रिंग लेजी है, तो जो उसमें के एक्स फोर्स पहले से था वही बाद में भी रहेगा, है कि नहीं। उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, यही तो समझाया। तो उसमें पहले से के एक्स था तो अब भी के एक्स होगा, ठीक है। तो M2 पे जो है के एक्स ऊपर लगेगा, और धरती माता तो फोर्स लगाते ही रहेगी ना, उसका तो कोई स्विच ऑफ करने का है नहीं सिस्टम। तो M2G नीचे लगेगा, है कि नहीं, M2G नीचे लगेगा। अरे समझ आ रहा है। तो देखो, पहले भी के एक्स लग रहा था और नीचे से BC एक टेंशन लगा रहा था, BC हट गया तो के एक्स बड़ा हो गया होगा। अब के एक्स की वैल्यू ऑलरेडी तुमने कितनी निकाल के रखी है, M1G निकाल के रखी है ना पहले से। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो के एक्स को M1G लिख दो, तो M1G माइनस ऑफ M2G नेट फोर्स आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, वेक्टर सम, एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे, दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो M1G माइनस ऑफ M2G इज़ द नेट फोर्स। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन, मास से डिवाइड कर दो, ठीक है, मास से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, G कॉमन ले लो, M1 माइनस M2 बाई M2। तो एक जो है न्यूटन्स लॉ पे भी मैं लेक्चर बना दूंगा, लेकिन ऐसे तुम मेरे सवाल के हल करने के स्टाइल को देखते रहोगे और नोट करते रहोगे ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विल बी अपवर्ड्स, तो ये तो होना ही है। थ्रेड कट गया, तो जो थ्रेड के एक्स को बैलेंस कर रहा था तो अब है नहीं, तो के एक्स डोमिनेट करने लगेगा, तो M2 ऊपर जाएगा। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू B वाली तो आई नहीं, तो B गलत हो गया। C क्या बोला, एक्सेलरेशन ऑफ M1 विल बी इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है भाई। के एक्स M1G को बैलेंस किए हुए था, और कटने के बाद, जलने के बाद भी स्प्रिंग में, BC के जलने के बाद भी स्प्रिंग में के एक्स ही रहा, तो वो M1G को बैलेंस ही करेगा ना। तो क्या हो जाएगा, C जो है वो भी सही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स विल बी नॉन जीरो एंड इक्वल, ये तो गलत बात है। अनइक्वल तो बात सही है, लेकिन ए का तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, नॉन ज़ीरो तो रहा नहीं, तो डी भी गलत हो गया। तो डी गलत हो गया तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। लिख लियो सवाल अपने कॉपी में, देखो खाली देखने से फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा लिख लो ना, ठीक है ना, समझ लो, पढ़ लो, मेरे साथ पढ़ लोगे, उसके बाद जो है तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ ही सारा कुछ कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों को बताइए, फॉलो करिए, रैंक बूस्ट करिए अपना, लाइक मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो यहाँ पे देखो दूसरा सवाल आपके सामने,
दूसरा सवाल, अब सवाल की झड़ी लगा दूंगा। एक कॉन्सेप्ट पे देखो कितने सवाल बनते हैं, आज तुम्हें पता चलेगा। इसी तरीके से सारा सेशन करूंगा। रोटेशन चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट्स तो किया ही हूँ, ठीक है। सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ के भी और भी तगड़े तगड़े। कंस्ट्रेंट का चैप्टर बनाऊंगा अगला, तो ध्यान में रखना, स्टे ट्यून्ड। कंस्ट्रेंट आने वाला है बिल्कुल ही अलग, अपने स्टाइल में, मेरे स्टाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। अ फ्रिक्शनलेस पुली ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। Suspended from a spring balance. Masses of 1 kg and 5 kg are tied to the two ends of a string which passes over the pulley. The masses move due to gravity. वो चल रहे हैं, ठीक है। masses unequal. During motion the reading of the spring balance will be, क्या रीडिंग होने वाली है। तो अब काटने वाला सवाल नहीं है ये, ठीक है। तो सब मिला के लूँगा मैं, पूरे स्प्रिंग पे जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सारे को लूँगा, और इन्हीं सब सवालों से इंस्पिरेशन लेते हुए मेंस और एडवांस में सवाल बनते हैं। तो अगर आप ये सेशन पूरा अच्छे से कर लेते हो तो और भी कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या किया, सिंपली 5 kg और 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। 5 kg 50 नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लिया है, टेंशन ऊपर लगेगा तो 50 - t = 5a। उस तरीके से 1 kg में टेंशन ऊपर लगेगा, ग्रेविटी नीचे जाएगा 10, तो टेंशन सिंस डोमिनेट करेगा तो टेंशन -10 = 1a। दोनों को देखो सम कर दो दोनों इक्वेशन को, तो क्या टेंशन टेंशन कट गया, 40 = 6a। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में यूज़ कर लो, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 50/3। तो देखो अब आइडियल पुली है तो टी नीचे है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। आइडियल पुली इज मासलेस, ठीक है, तो 2t आ जाएगा, है कि नहीं। टी नीचे है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है। पुली मासलेस है ना, तो पुली का अगर एक्सेलरेशन भी लोगे तो नीचे वाले फोर्स बराबर ऊपर वाले फोर्स हो जाएंगे, क्योंकि m/a में m 0 होने के कारण ma 0 हो जाएगा। तो तुम्हें पता चल गया कि जो स्प्रिंग में है वो 2t है, तो 100/3 न्यूटन। अच्छा, स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, kx होता है कि नहीं। तो अगर 100/3 न्यूटन आ रहा है तो kg वेट में क्या हो जाएगा, वो 10/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अरे हुआ कि नहीं सॉल्व। तो चलो आगे करते हैं, आसान सा सवाल था। तो इस सवाल को मैं 5 में से जो है 2 दूंगा, ठीक है, जो अभी हमने किया, ठीक है। सिंपल सा आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, और स्प्रिंग में कितना फोर्स आ रहा है, तो जितना फोर्स आ रहा है उसी के हिसाब से वो मास की रीडिंग देगा, तो kg वेट में रीडिंग आ गई। अब ये आपके सामने एक लगता है क्या है, काटने वाला सवाल है। तो स्प्रिंग को काटेंगे, मज़ा आएगा, है कि नहीं। डिस्ट्रक्शन में मज़ा आता है ना। ठीक है, दिवाली में पटाखे फोड़ फोड़ के पॉल्यूशन कर देते हैं, है कि नहीं। फितरत है फितरत। तो देखो इधर 2 kg, तो सबसे पहले क्या करना है, काटने वाले सवाल में इनिशियल कंडीशन निकाल लेना है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन ही मेंटेन रखता है स्प्रिंग। लेजी है, याद रखो, स्प्रिंग क्या है, लेजी। तो देखो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 20 नीचे kx ऊपर, 20 नीचे kx ऊपर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब 20 = kx, 20 = kx, है कि नहीं। अब जो ऊपर वाला 2 kg है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो 20 नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले रहा हूँ, धागे से ऊपर टेंशन आएगा और kx नीचे खींचेगा, स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाएगा, वो पीछे थोड़ी हटेगा। तो ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो 20 + kx = t, 20 + kx = t। kx की वैल्यू 20 है, तो 20 + kx की वैल्यू 20 है, पहले से निकाल के रखा है, तो t = 40 आ गया। t = क्या आ गया, 40, t = 40 आ गया तुम्हारा। अब क्या करेंगे, धागे को काट दिया, द स्ट्रिंग ए इज़ कट। फिगर देखिए ध्यान से, फिगर अच्छे से पढ़िए, जो ध्यान से देखिए, सवाल अच्छे से पढ़िए, एक एक वर्ड को समझिए। कुछ भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हाथों हाथ सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ए को काट दिया है, यहाँ पे ए को जो है काट दिया है। तो ए को काटेंगे तो स्प्रिंग क्या बोलेगा, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, है कि नहीं, मैं तो लेज़ी हूँ, समझ आ रहा है। तो kx = 20 ही रहेगा, kx = 20 ही रहेगा।
तो 2 kg का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 2 kg पे क्या डिफरेंस आया, स्ट्रिंग जैसे ही कटा टेंशन ख़त्म। तो देखो 20 नीचे और kx का भी 20 नीचे, टोटल कितना आ गया 40। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बाई मास, F इज इक्वल टू एम ए, एफ बाई एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो 40/2 20, समझ रहे हो। तो 20 नीचे, 20 किधर नीचे। अब दूसरे 2 kg वाले का बनाओ, तो kx ऊपर 20 और mg 20 नीचे, 20 ऊपर 20 नीचे, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स कैंसल, खटैक, ज़ीरो। फोर्स ही ज़ीरो नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या, शून्य। ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे बताओ, क्या आ जाएगा, डी। किसका पूछा है, द स्ट्रिंग इज कट द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, तो अपर ब्लॉक का क्या आया था, डी आया था, है ना, 20 आया था कि नहीं। और लोअर ब्लॉक का 0 आया था। लोअर ब्लॉक, तो लोअर ब्लॉक तुमसे पूछता तो वो भी तुम बता सकते थे। अरे बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे, अरे आया कि नहीं समझ में। नोट कर लिए हो, नोट कर लो, समझे, नोट कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कौन सा आ रहा है, देखो। तो ये जो है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो सवाल है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के काटने पीटने वाला सवाल है। आज खूब सारा डिस्ट्रक्शन। तो देखो यहाँ पे भी एक हाथों हाथ जो है सिखा देता हूँ मैं कॉन्सेप्ट, कि अगर स्प्रिंग को काट देते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। इसका हम यूज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी करेंगे, लेकिन अभी सीख लो, जब मौका मिले सीख लेना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, क्या पता बाद में कोरोना आ जाए, समझे कि नहीं, टाइम मिले ना मिले। देखो इधर, तो तुमने क्या किया कि स्प्रिंग को जो है काट दिया, तो एक एक्स में काटा तो दूसरा 2x में काटा, डबल द लेंथ ऑफ द अदर। तो देखो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है KL/L1, समझे। कटने के बाद जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो किसके हिसाब से वैरी करेगा, KL/L1। यहाँ पे L जो है न्यूमरेटर में वो नेचुरल लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ है, क्या है, ओरिजिनल लेंथ। और जो बाई L1 है वो क्या है तुम्हारा, वो जो काटा हुआ जो काट के जो बचा है लेंथ वो है, समझे। तो जैसे देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट दिए L1 प्लस L2 में। तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ ही होगा ना, L होगा। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। ठीक है, अब L1 जो है वो x मान लो और L2 जो है 2x मान लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/3। तो एक पोर्शन है L/3, दूसरा पोर्शन कितना हो जाएगा 2L/3, है कि नहीं। तो कैपिटल L मान लो ओरिजिनल लेंथ, एक जो कटा हुआ है L है, दूसरा जो कटा हुआ है 2L है, तो कितना हो जाएगा L इज इक्वल टू L/3, है कि नहीं। तो दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा 2L/3, दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा 2L/3। ठीक है, तो दूसरा लेंथ आ गया 2L/3। अब फार्मूला लगा दो खटैक से, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, सिंपल सा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। KL/L1, तो L ओरिजिनल लेंथ है, ऊपर लिख दिया, बाई जो कट के बचा लेंथ, जिस पीस का तुम देख रहे हो। तो पहले हमने बड़े वाले पीस का देखा, तो बड़े वाले का लेंथ कितना था 2L/3। जो पीस निकल के आया ना दो, तो दोनों का सेपरेट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो डाल दिया तो L कट गया, तो देखो कितना आया 3K/2। कितना आ गया 3K/2, ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, बी है ऑप्शन, कौन सा है, बी है। उस तरीके से अगर छोटे वाले पीस का निकालोगे नया स्प्रिंग कांस्टेंट, तो KL/L1, L बाई कितना है छोटे वाले पीस का लेंथ L/3, तो L कट जाएगा तो 3K। ठीक है, तो छोटे वाले पीस का पूछा नहीं है, बड़े वाले पीस का ही पूछा है। तो बड़े वाले पीस का कितना आ गया 3K/2, तो आंसर कौन सा है, बी। तो एज द स्प्रिंग, यहाँ से एक पैटर्न नोट कर लो कि जितना तुम छोटा करोगे, जो स्प्रिंग का स्टिफनेस है वो बढ़ते जाएगा, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, के बढ़ते जाएगा। देखो छोटे वाले का जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया, वो आया 3K। ठीक है,
और जो बड़े वाला लेंथ था ट्वाइस द स्मॉलर वन, उसका कितना आया 3k/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिए साथ में। तो स्प्रिंग्स आर इनर्शियाटिक, ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है आपको। तो आइए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपके सामने है नेक्स्ट सवाल, ये रहा आपके सामने सवाल। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। तो आसान सा सवाल है, इसको मैं 5 में से 2 दूंगा। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लिक हो जाना चाहिए, उसके बाद ये इसमें कैलकुलेशन का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 kg का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यहाँ पे। तो 2 kg का तुम जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 10 न्यूटन है, एक्सेलरेशन आगे हो रहा है तो 10 न्यूटन डोमिनेट करेगा kx पे। तो 10 - kx इज इक्वल टू 2 × 2। क्या होगा 2 × 2, 2 × 2 क्यों किया, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि kx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। kx की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई 6 न्यूटन आ जाएगा। 6 न्यूटन आ गया kx का वैल्यू। ठीक है, तो kx का वैल्यू जो है आपके पास 6 न्यूटन आ गया। अब यही kx जो है स्प्रिंग जो है 3 kg वाले पे भी लगाएगा, और सरफेस स्मूथ है तो 3 kg पे सिर्फ kx लग रहा है तो 6 न्यूटन आगे लगेगा, और 6 न्यूटन बाय 3 kg उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर खड़ैक। आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। तो देखो बताया, एक बार आपको क्लिक कर जाएगा तो आंसर जल्दी से निकल आएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, तो सिर्फ आपको स्प्रिंग फोर्स निकालना था। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है, यहाँ पे देखो Block 1 kg is initially in equilibrium and is hanging by 2 identical springs, A and B as shown in figure. If spring A is cut from the lower point at t is equal to 0, then find the acceleration of block in meter per second square. तो स्प्रिंग A को लोअर पॉइंट पे कट कर देता है। अब तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही बताया कि कट करना, कहाँ पे कट करना ये भी सिग्निफिकेंट होता है कि नहीं। ऊपर कट किया तो उसका अलग मायने, नीचे कट किया तो अलग मायने। ठीक है ना, बीच में स्प्रिंग के कट कर दिया तो उसके अलग मायने, है कि नहीं। तो देखो स्पेसिफिकली बता दिया है कि कहाँ पे कट किया है, लोअर पॉइंट पे स्प्रिंग ए को। तो सबसे पहले तो ये देख लो सिमेट्रिकल सिचुएशन है, सिमेट्रिकल स्प्रिंग भी है, आइडेंटिकल स्प्रिंग है। तो kx दोनों पे फोर्स आएगा, दोनों kx 3 kg के वेट को बैलेंस करेगा। तो 3 kg का वेट कितना होगा 3g। तो 2kx इज इक्वल टू 30, तो kx इज इक्वल टू 15 न्यूटन आ जाएगा। मतलब हर एक स्प्रिंग में जो फोर्स है वो कितना है 15 न्यूटन और 15 न्यूटन। अब ए को कट कर दिया नीचे से, ए को कट कर दिया नीचे से, तो देखो क्या होगा, ए तो तुरंत डिटैच हो जाएगा, ए तो तुरंत डिटैच हो जाएगा। अगर ऊपर से कट करते तो कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, तो तुम सोचना इस पर। तो नीचे से कट करूँगा तो ए तुरंत कट जाएगा, और जो दूसरा स्प्रिंग बचेगा बी वाला, वो क्या करेगा, उसमें तो लाइक इनर्शियाटिक प्रॉपर्टी के कारण जो फोर्स रहेगा वो 15 न्यूटन ही रहेगा। तो 15 न्यूटन फोर्स 3 kg पे ऊपर और 30 न्यूटन नीचे ग्रेविटी के कारण। तो कितना हो गया टोटल 15 नीचे बच गया। तो 15 नीचे बच गया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 15/3 5, किधर ऊपर की नीचे, नीचे किधर नीचे। तो काटने के जस्ट बाद कितना एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। कौन सा ऑप्शन, ए। कौन सा ऑप्शन, ए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे समझ आ रहा है कि नहीं। इसके बाद ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो वो बाकी जो है SHM चैप्टर में पढ़ना होता है ये सब। तो अभी के लिए यहीं तक एनालिसिस आपके लिए काफ़ी है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलो। अब जो नेक्स्ट सवाल लेंगे हम, तो ये आपके सामने एक और स्प्रिंग के सारे वेरिएंट्स हम आज के सेशन में ख़त्म कर देंगे। आज के बाद स्प्रिंग से आपको डर नहीं लगेगा।
स्प्रिंग से दोस्ती हो जाएगी। सारे वेरिएंट आप खुद करोगे और जो है स्प्रिंग के सवाल में आप पूरे मार्क्स को स्कोर करोगे। तो ऐसा मैं होप करता हूँ। तो सवाल पढ़ लो, यहाँ पे देखो क्या है। इन द फिगर शोन पुलीज आर आइडियल, M1 is greater than 2M2. Initially the system is in equilibrium and string connecting M2 to the rigid support below is cut. अब देखो कौन सा धागा जो M2 को नीचे ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा है ना, उसको कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कट कर दिया जाता है। तो फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ M2। तो M2 का इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है तुमसे। तो क्या करना है यहाँ पे, हमने ऑलरेडी ऐसे सवाल कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है, बस सिचुएशन अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल कंडीशन निकालनी होती है कि स्प्रिंग में कितना खिंचाव था और क्या फोर्स था, वो निकालना होता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम का हेल्प लेंगे। एक बार M2 का बनाएंगे, दूसरी बार M1 का बनाएंगे। ठीक है, टेंशन डिवाइड कर दो। देखो M2 से जो नीचे वाला वार है उसमें T1 है, M2 के ऊपर वाला वार में T होगा। तो सारे पुलीज जो हैं आइडियल हैं, स्मूथ हैं। तो जो धागा घूम के जाएगा ऊपर वाले पुली से, तो उसके दूसरे लाइक लेफ़्ट हाफ में भी जो है जो थ्रेड है उसमें भी टेंशन T रहेगा। और फिर यही T जो है स्प्रिंग में भी रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि पुली जो है क्या है, आइडियल है, स्मूथ है। तो M1 का अगर तुम वो बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो T ऊपर आएगा 2T, है कि नहीं, 2T आ जाएगा। तो 2T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1G। 2T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1G, है कि नहीं। ठीक है, तो पुली के दोनों लाइक आर्म्स में अगर TT होता है तो पुली जिससे लटका हुआ होता है उसमें 2T हो जाता है कि नहीं। तो 2T इज, अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम में है, मतलब 2T इज इक्वल टू M1G हो जाएगा। अब M2 का तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो T1 नीचे और T ऊपर और M2G नीचे, तो T इज इक्वल टू T1 प्लस M2G आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से देखो T की वैल्यू आते दिख रही है तुम्हें, है कि नहीं। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1G/2। T की वैल्यू क्या आ गई, M1G/2। और जैसे कि मैं बताया कि T इज इक्वल टू KX भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, पुली आइडियल है ना, तो T इज इक्वल टू KX हो जाएगा। पुली के दोनों साइड टेंशन सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो KX की वैल्यू क्या आ गई, M1G/2। KX की वैल्यू क्या आ गई, M1G/2। KX की वैल्यू आ गई M1G/2। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स निकल गया इनिशियल कंडीशन में। T को KX लिख दोगे तो दूसरे M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से भी एक कंक्लूजन आ जाएगा, T इज इक्वल टू KX हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, KX माइनस M2G। T1 में कितना टेंशन है, KX माइनस M2G। ठीक है, तो KX इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, M1G/2। KX की वैल्यू क्या आ गई, M1G/2। ठीक है, M1G/2। तो अब देखो फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ M2। अब काट देंगे, थ्रेड को क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो इनिशियल सारा वैल्यूज़ निकाल लिया है, थ्रेड को अब जो है काट दे रहे हैं। तो T कट गया तुम्हारा, T1 कट गया। तो M2 पे क्या हो जाएगा, सिर्फ अब क्या लगेगा, एक नया टेंशन लगेगा ऊपर वाले थ्रेड के कारण, नीचे वाला थ्रेड तो रहा ही नहीं, है कि नहीं। तो उसको T' बोल लो, T' बोल लो। तो देखो क्या बोला है मैंने, तो दोबारा से फिगर बना लेते हैं, सिचुएशन को। अब कट चुका है, थ्रेड कट चुका है, तो थ्रेड कट चुका है, उसके बाद अब जो कटने के जस्ट बाद जो एक्सेलरेशन आएगा M2 का, उसकी वैल्यू पूछ रखी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो फिर से टेंशन ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, KX ये आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर KX है तो T' है, तो उसमें भी तो KX ही हो जाए, T' इज इक्वल टू KX हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा कि नहीं, पुली जो है आइडियल है तो T' इज इक्वल टू KX हो, तो इसमें भी KX हो जाएगा और T' भी में भी क्या हो जाएगा, इधर वाला भी, ये भी KX हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ से देखो अब M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे या M1 का बनाओगे तो क्या आएगा, अगेन M1 पे 2kx ऊपर लगेगा, सेम रीजनिंग, पुली के दोनों साइड kx, तो पुली से जो M1 लटका हुआ है उसके थ्रेड में जो टेंशन आएगा वो 2kx आएगा। तो 2kx इज इक्वल टू M1g हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो पहले से भी सिचुएशन था, ये पहले से भी सिचुएशन था, है कि नहीं, ये चेंज ही नहीं हुआ। मतलब कि M1 रेस्ट पे रहा, M1 जो है वो क्या रहा, रेस्ट पे रहा ड्यू टू द इनर्शियाटिक नेचर ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, kx जो था उसको बैलेंस नीचे वाला थ्रेड कर रहा था M2 में, तो नीचे वाला थ्रेड तो चला गया, मतलब kx को बैलेंस करने के लिए अब नहीं रहा कोई, ठीक है, सिर्फ M2g रहा। तो kx माइनस M2g इज इक्वल टू क्या होगा, M2a। kx की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें पता है फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, वो कितनी थी, M1g/2, g/2 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M1 माइनस 2M2 इज इक्वल टू M2a। तो एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया एक्सेलरेशन, कितना आ गया एक्सेलरेशन, तो g/2M2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g/2M2 इंटू M1 माइनस ऑफ 2M2। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ M2। तो देखो कैसे बन गया। और M1 जो है कटने के बाद भी रेस्ट पे और कटने से पहले भी रेस्ट पे, ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि स्प्रिंग जो है इनर्शियाटिक है, लेकिन कटने के बहुत देरी बाद तो वो भी मूव करेगा, है कि नहीं, क्योंकि जो है स्प्रिंग का जो है इलोंगेशन भी तो चेंज होगा। तो कटने के जस्ट बाद का सिचुएशन है, कटने के जस्ट बाद का सिचुएशन है, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में कभी कभी तुमसे पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब दूसरा सवाल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सामने एक स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग एंड सम ब्लॉक्स। तो दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है और डिफरेंट पोजीशन पे काट रहा है, डिफरेंट पोजीशन पे काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्या करना है, हमें इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा जो है रिचुअल है कि नहीं। जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आए तो सबसे पहले स्प्रिंग में इनिशियल कितना खिंचाव है, क्योंकि इनिशियल खिंचाव ही रहता है स्प्रिंग में ड्यू टू इनर्शियाटिक नेचर ऑफ द स्प्रिंग। तो देखो, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे थ्रेड में टी है, ए सारे ब्लॉक्स का मास सेम है, तो mg नीचे लगेगा, kx1 ऊपर लगेगा, ऊपर वाले स्प्रिंग को 1 बोल दिया, तो kx1 इज इक्वल टू टी प्लस mg आ जाएगा। उस तरीके से बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो टेंशन जो ए पे नीचे लग रहा था बी पे ऊपर लगेगा, टेंशन ऑलवेज पुल्स, टेंशन ऊपर लगेगा, बी पे mg नीचे लगेगा और kx2 नीचे लगेगा, तो t इज इक्वल टू kx2 प्लस mg। उस तरीके से सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो सी पे mg नीचे लगेगा और kx2 ऊपर लगेगा, तो kx2 इज इक्वल टू mg, kx2 इज इक्वल टू mg। kx2 की वैल्यू मिल गई mg, kx2 को ऊपर डाल दो बी वाले फ्री बॉडी डायग्राम में, तो t की वैल्यू आ गई 2mg, t की वैल्यू कितनी आ गई 2mg, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि ऊपर वाले स्ट्रिंग को काट दिया, ऊपर वाले स्ट्रिंग को काट दिया, तो क्या होगा, BC वाला जो स्प्रिंग है जो BC से कनेक्टेड है उसको तो पता ही नहीं चलेगा, वो सोता रहेगा, उसको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो इनर्शियाटिक है, लेजी है। तो B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या बचेगा, kx2 तो रहेगा ही, क्योंकि वो उतना ही वैल्यू रहेगी जस्ट आफ्टर द कट, और mg लगेगा नीचे, ठीक है। और एक क्या होगा, धागा का टेंशन ऊपर चेंज हो जाएगा, तो उसको मान लो T डैश मान लो, या कुछ और मान लेते हैं। अब हमने जो ऊपर का स्प्रिंग है x1 स्प्रिंग, उसको कट कर दिया गया है, क्या कर दिया है, कट कर दिया है, ठीक है। तो ऊपर T मान लिए, ऊपर क्या मान लिए, T मान लिए, तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, है कि नहीं। मान लो कुछ टेंशन है, अब देखो स्प्रिंग खींचा हुआ है तो बी को तो नीचे ही खींचेगा ना, तो ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइट रहेगा, ठीक है। और ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो यहाँ पे, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, अब ये टी जो है ए पे नीचे लगेगा और mg ने, तो टी प्लस mg इज इक्वल टू ma।
अब ए और बी तो साथ में ही चलेंगे ना, रिजिड बॉडी की तरह। बी जितना नीचे जाएगा उतना ही ए नीचे जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, बी ज़्यादा जाएगा ए कम जाएगा, तो स्ट्रिंग टूट जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। तो टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए, 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, टी टी कट गया, 3 mg इज इक्वल टू एम ए आ गया, 2 ma आ गया। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 3g/2। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 3g/2। मतलब फर्स्ट स्प्रिंग को काटने से क्या वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की? ए और बी की 3g/2। अच्छा, सी का क्या एक्सेलरेशन होगा बताओ? तो सी तो जो है सेकेंड वाले स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो सेकेंड वाला स्प्रिंग तो सोया हुआ है, उसको तो पता ही नहीं चला कि कुछ कटा भी है। तो उसमें तो वही लगते रहेगा, जो स्प्रिंग फोर्स है जो पहले था वही लगते रहेगा। और वो स्प्रिंग फोर्स तो सी के वेट को बैलेंस कर रहा था। मतलब सी का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? ज़ीरो। क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो यहाँ से तुम जो टेंशन आया है, नया वाला टेंशन आया है, उसकी भी वैल्यू निकाल सकते। जो फर्स्ट स्प्रिंग कटा तो उसके कारण जो ए और बी के बीच में थ्रेड है, उसका टेंशन चेंज हो गया ना, तो उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन तो तुम्हें आ ही गया, आया कि नहीं? तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कर लिया है सवाल का। तो पहले पार्ट में हमने फर्स्ट स्प्रिंग को काटा, और किस किस कॉन्सेप्ट से बनाया हमने कि स्प्रिंग क्या होता है? इनर्शियाटिक होता है, ठीक है। तो अब जो है दूसरा स्ट्रिंग इज़ कट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में जो स्ट्रिंग है उसको काट देते हैं। तो इस सवाल को करने के बाद ना तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, और तुम आसानी से टैकल कर सकते हो ऐसे सवाल को। तो अब देखो, ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है उसको काट दिया है। ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है उसको काट दिया है। तो हम क्या करेंगे? इनिशियल कंडीशंस निकालेंगे। इनिशियल कंडीशंस निकालेंगे तो ये सी हो जाएगा और ये ए बी के ऊपर हो जाएगा। इनिशियल कंडीशंस निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एम जी ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आ जाएगा? देखो, एम जी नीचे, तो यहाँ पे पहले हम सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो एम जी नीचे और के एक्स टू ऊपर। तो के एक्स टू इज इक्वल टू एम जी आ गया, सी का फ्री बॉडी डायग्राम। बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो टेंशन ए बी जो थ्रेड है उसके कारण टेंशन ऊपर और के एक्स टू नीचे, तो क्या आ जाएगा? और एम जी नीचे। तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस के एक्स टू। टी इज इक्वल टू एम जी प्लस के एक्स टू, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऊपर आएगा के एक्स वन और नीचे आएगा टी प्लस एम जी। टी प्लस एम जी, सारे ब्लॉक्स का मास सेम है, तो क्या आ जाएगा? के एक्स वन इज इक्वल टू टी प्लस एम जी। के एक्स वन इज इक्वल टू टी प्लस एम जी, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल कंडीशन आते दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला है? के एक्स टू इज इक्वल टू एम जी है ही, तो टी इज इक्वल टू टू एम जी आ गया। टी इज इक्वल टू टू एम जी आ गया, ठीक है। तो के एक्स टू इज इक्वल टू एम जी आ गया। अब हम क्या करेंगे? ए बी स्ट्रिंग को काट देंगे, ए बी स्ट्रिंग को कट कर देंगे। तो ए बी स्ट्रिंग को कट कर दो यहाँ पे। और भी कुछ सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। एम जी प्लस के एक्स टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो टेंशन की वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। ए वाले फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन की वैल्यू डाल दी, बी वाले फ्री बॉडी डायग्राम से जो निकल के आया था, तो उससे क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे? एम जी प्लस के एक्स टू प्लस एम जी इज इक्वल टू के एक्स वन टू एम जी। तो के एक्स टू की वैल्यू आ गई, के एक्स टू की वैल्यू ऑलरेडी एम जी है, के एक्स टू की वैल्यू ऑलरेडी एम जी है। तो यहाँ से के एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 mg। के एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई? देख लो ध्यान से, नोटबुक में सॉल्व करते रहो साथ साथ, ठीक है।
तो यहाँ से देखो KX1 इज इक्वल टू 3 mg आ गया 3 mg। अब क्या करेंगे, ए बी वाला जो स्ट्रिंग है, धागा है, उसको कट कर देंगे। तो ए बी वाला धागा जैसे ही कट करेंगे तो क्या होगा, ए सेपरेट हो जाएगा। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आफ्टर कट तो क्या होगा, mg नीचे आएगा और 3 mg ऊपर आएगा। KX1 की वैल्यू तो 3 mg आ गई थी ना, और KX1 की वैल्यू KX1 ही रहेगी, 3 mg ही रहेगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, लेज़ी है। तो 3 mg ऊपर आएगा, mg नीचे आएगा, नेट 2 mg ऊपर बचेगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2g। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2g। मतलब ए ब्लॉक जो है वो 2g ऊपर जा रहा है, 2g एक्सेलरेशन से। ए ब्लॉक जो है वो 2g एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब बताओ बी और सी के साथ क्या होगा। तो एक काम करो, तुम वीडियो पॉज करो और सवाल को सॉल्व करो, फिर आंसर मैच कर लेना और समझ लेना। ठीक है, तो साथ में पढ़ते हैं। 1 घंटे का सेशन है, 1 घंटे फिजिक्स के लिए आप डेडिकेट कर सकते हैं आराम से एक दिन में। तो KX2 इज इक्वल टू mg था, KX2 इज इक्वल टू क्या था, mg था। बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो KX2 है वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो भी स्प्रिंग है और वो इनर्शियाटिक है। तो बी पे mg नीचे, KX2 इज इक्वल टू mg नीचे, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट 2 mg नीचे आ रहा है, नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, 2 mg बाई m 2g। तो इस बी का जो एक्सेलरेशन है वो 2g नीचे, ए का एक्सेलरेशन आया वो 2g ऊपर। अब सी का क्या हाल है, तो सी का क्या हाल है, कैसे देखोगे। तो सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फिज़िक्स बहुत आसान होती है अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है तो। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बट ओवर द सिलेबस ये फैला हुआ है, हर जगह यूज़ आता है, बेसिक है ये। तो सी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो सी तो ऑलरेडी ज़ीरो होगा, क्योंकि देखो KX2 चेंज नहीं हुआ और KX2 mg को बैलेंस किए हुए था, तो KX2 चेंज ही नहीं हुआ। तो सी का जो mg है वो बैलेंस्ड है, तो नेट फोर्स 0 है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। तो देखो स्ट्रिंग के कटने के बाद भी सी का एक्सेलरेशन 0 है। लेमैन क्या बोलेगा कि अरे जीरो कैसे है, ये तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिरना चाहिए, है कि नहीं। तो यही है यहाँ पे इनर्शियाटिक स्प्रिंग का कमाल। क्या है, इनर्शियाटिक स्प्रिंग का जादू। तो यहाँ पे देखो, अब देखो क्या काटा है हमने, द स्प्रिंग बिटवीन बी एंड सी इज कट। अब बीच में जो स्प्रिंग है बी एंड सी के वो कट कर दिया गया है। तो तुम्हें बताया था स्टार्टिंग सेशन में कि अगर स्प्रिंग के बीच में काटोगे तो स्प्रिंग ख़त्म, स्प्रिंग यूजलेस। ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर नीचे काटोगे तो फ़र्क, स्प्रिंग ख़त्म नहीं होता है, लेकिन स्प्रिंग के बीच में काट दिया तो स्प्रिंग जो है डिस्ट्रॉयड। स्प्रिंग क्या है, डिस्ट्रॉयड। अगेन हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन लगा लेंगे। अच्छा, इनिशियल कंडीशन तो तीनों केसेस में सेम ही आएगा ना, तो बार बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कैसे इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। बाकी तुम क्या करोगे, एक जगह इनिशियल कंडीशन निकाल के रख दो और जहाँ जहाँ काटे उसमें उसको लगा लगा के सॉल्व करो। अरे है कि नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। डुप्लीकेट एफर्ट्स नहीं डालने हैं, एक बार आपने लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना है, उससे टाइम का वेस्टेज होता है। एंड एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ टाइम। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम योर रैंक विल रिसीड। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इनिशियल कंडीशन फिर से मैं निकाल दे रहा हूँ आपके सामने। तो क्या KX2 इज इक्वल टू क्या आ गया था, mg। तो T इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 mg। अरे है कि नहीं, B का बना दिया मैंने, तो T इज इक्वल टू 2 mg आ गया। ऊपर वाले ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो क्या आ जाएगा बताओ, KX1 ऊपर T mg, तो KX1 इज इक्वल टू T प्लस mg। ठीक है, और T कितना आ गया, 2 mg। तो KX1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 mg। KX1 इज इक्वल टू 3 mg। ठीक है, तो KX1 इज इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 3 mg। ये पहले भी आ रहा था, इनिशियल कंडीशन है। अब क्या करेंगे, कहाँ काट दिया, कहाँ पे काट दिया, BC को काट दिया बीच में, तो BC स्प्रिंग हो गया डिस्ट्रॉयड, ख़त्म, फिनिश्ड। ठीक है, ध्यान रहे बीच में काटने से ख़त्म, एंड्स पे काटने से ख़त्म नहीं। एंड्स पे स्प्रिंग का इफेक्ट रहता है, इनर्शियाटिक इफेक्ट। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। तो यहाँ देखो, जैसे ही BC कटा, BC ख़त्म, नीचे हो गया, तो क्या हो जाएगा,
ए बी का टेंशन चेंज हो जाएगा। देखो धागा अपना रंग बदल लेता है, तुरंत टेंशन चेंज कर लेता है, लेकिन स्प्रिंग जो है ना वो देशभक्त की तरह होता है, ठीक है, देश के साथ खड़ा रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से देखो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या ऊपर क्या आएगा, KX1 3 mg था तो 3 mg लगते रहेगा। याद रखिए कि KX1 3 mg था इनिशियल कंडीशन से, तो 3 mg लगते रहेगा। नीचे आएगा टी डैश धागा, देखो धागा चेंज कर लिया अपना कलर, टेंशन चेंज कर लिया, और mg नीचे लगेगा तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन मान लो कि डाउनवर्ड किधर है, अपवर्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में मान लिया मैंने, तो 3 mg बड़ा मान लिया, तो 3 mg माइनस mg माइनस टी डैश इज इक्वल टू m इंटू ए। अब ए का फ्री, इसका बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो टी डैश जो ए पे नीचे लग रहा था डाउनवर्ड्स, बी पे किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, तो टी डैश और ऊपर जा रहा है पूरा सिस्टम तो बी भी ऊपर जाएगा साथ में, तो टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, तो दोनों को साथ में सॉल्व किया, इक्वेशन को क्या आ गया देखो, टी डैश की वैल्यू ऊपर डाल दी हमने तो एम जी कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये सॉल्व कर लो इसको, आसान है, दो इक्वेशन भी तो लाइक सॉल्व करना आसानी है। तो दोनों को साथ में सॉल्व कर लिया, टी डैश की वैल्यू ऊपर पुट कर दी तो नीचे क्या आ गया, एम जी माइनस ऑफ एम ए इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से क्या आ गया, एम जी इज इक्वल टू एम ए, कितना आ गया, एम जी इज इक्वल टू 2ma, तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, g/2। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, अगर सेकेंड स्प्रिंग को काट दिया तो बी का भी g/2 और ए का भी g/2 ऊपर, ए और बी का, और सी तो देखो फ्री फॉल करेगा, तुम स्प्रिंग काट दियो तो वो जैसे फल जो है टूट के नीचे गिरता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरता है, उसी तरीके से सी नीचे गिरेगा। अब टी डैश की अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो g/2 डाल दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू है कि नहीं, g/2 डाल दो, देखो डाल दिया, तो g/2 डाल दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3g/2 आ जाएगा, m3mg/2। टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3mg/2। तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। जो नया टेंशन आता है स्ट्रिंग में वो भी तुम्हें निकालना सिखा दिया, तो एज सच कोई एस्पेक्ट बचा नहीं है। 3 जगह से एक सिस्टम को काटे हैं, तो बिल्कुल डिटेल में घुस के सॉल्व किया है, तो इससे ज़्यादा तुम्हें लाइक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट सीख लिए हो, जो है तुम्हें एप्लीकेशन की ज़रूरत है, सिचुएशन अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक और सवाल है, यहाँ पे देखिए, एक आदमी जो है वो एक्सेलरेशन से लैडर चढ़ रहा है, स्प्रिंग बैलेंस एंड द स्ट्रिंग टू बी मासलेस एंड द स्प्रिंग टू शो अ कांस्टेंट रीडिंग, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको आता है तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो आदमी जो है अपने हाथ से लैडर को नीचे खींच रहा होगा, तो लैडर न्यूटन्स थर्ड लॉ से आदमी को ऊपर खींच रहा होगा, ठीक है। तो उसको टी बोल दो ऊपर वाले फोर्स को आदमी पे, तो टी माइनस आदमी का वेट कितना है, 25 kg है तो 250 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 × 1, उतने एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से जो है आपके सामने टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, 275 न्यूटन, क्या आ गई, 275 न्यूटन। आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखो, क्योंकि लैडर डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस से, तो लैडर पे टी डैश ऊपर लगेगा, देखो ऊपर वाला धागा जो लैडर से कनेक्टेड है, और नीचे जो टी जो आदमी पे लैडर ऊपर लगा रहा था न्यूटन्स थर्ड लॉ से, वो टी जो है लैडर पे नीचे लगेगा। ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैंने कि आदमी जो है लैडर को नीचे खींच रहा है, तो इन टर्न आदमी ऊपर जा रहा है, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे देखिए लैडर के फ्री बॉडी डायग्राम में थ्रेड के कारण टी डैश ऊपर आ गया और टी नीचे आ गया आदमी के कारण, और लैडर का खुद का मास 50 और लैडर रेस्ट पे है, तो टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस 50 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू ऑलरेडी 275 आ ही गई है, तो टी प्लस 50 जोड़ दो और 275 प्लस 50 325, तो आंसर आ गया खटैक, ठीक है।
तो आसान सवाल, बट दो फ्री बॉडी डायग्राम को इन्वॉल्व करते हुए, तो इसको मैं 5 में से लाइक 2.5 रेटिंग दूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी था और थोड़ा सा कैलकुलेशन था। तो अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ आप अच्छे से नहीं समझते हो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने क्लियरली बता दिया है न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाइड था। अब यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये कि इनिशियली द स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड, नाउ द फोर्स एफ इज अप्लाइड टू बी, बी पे फोर्स अप्लाई किया गया है सोन, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स टूवर्ड्स राइट, विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बी का, एक्स टूवर्ड्स राइट इन सम टाइम, देन द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट दैट मोमेंट। तो देखो ए के रेस्पेक्ट में बी एक्स आगे चला गया, मतलब कि ए रेस्ट पे है और बी को देख रहा है, और उसको क्या दिखा कि बी जो है एक्स आगे चला गया, तो स्प्रिंग भी उसके साथ खिंच गया के एक्स, है कि नहीं। तो फोर्स कितना आ गया के एक्स, है कि नहीं, एक्स खिंच गया तो फोर्स के एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखो बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो एफ आगे के एक्स पीछे, ठीक है। मान लो कि ये एफ ज़्यादा है, उसके कारण जो है बी वाले मास के पास एक एक्सेलरेशन आ गया, तो एफ माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए बी आ जाएगा, है कि नहीं। एफ माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए बी, वही के एक्स ए पे लगेगा। तो ये तो पिछले सवाल में भी डिस्कस कर लिया था, लाइक एक ऐसा सवाल डिस्कस किया था हमने अभी, तुम्हें याद होगा। तो के एक्स वही ए पे लगेगा, तो के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए, है ना, एम ए का एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया कितना के एक्स बाई एम, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया तुम्हारा के एक्स बाई एम, एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया तुम्हारा के एक्स बाई एम, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ गया एफ माइनस के एक्स बाई एम, एफ माइनस के एक्स बाई एम। तो बोला है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ बी में से ए घटा दो, तो बी में से ए घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एफ माइनस के एक्स, तो एफ माइनस टू एक्स बाई एम, एफ माइनस टू एक्स बाई एम, ठीक है। तो एफ माइनस टू एक्स बाई एम, तो क्या हो गया एक्सेलरेशन तुम्हारा, कौन सा आ गया ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया। तो सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी स्प्रिंग को एक अलग तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। तो जिस तरीके से स्प्रिंग को यूज़ कर सकते हैं वैसे सारे सवाल मैंने ले लिया है इस सेशन में। तो ये सेशन आपके लिए स्प्रिंग समझने के लिए काफ़ी है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 1.25 kg मास है, 1.25 kg जो मास है वो क्या होगा, वो स्लाइड करके नीचे आएगा। तो उसके कारण जो है सिंस कांटेक्ट लूज़ नहीं हो रहा है वेड्ज और ब्लॉक में, तो ब्लॉक जो है वेड्ज पे एक नॉर्मल लगाएगा, है कि नहीं। तो नॉर्मल लगाएगा, उस नॉर्मल का कंपोनेंट जो है एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला वेड्ज को एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में पुश करेगा, उस पुश को कौन बैलेंस करेगा, फिर स्प्रिंग बैलेंस करेगा। कौन सा बैलेंस करेगा, स्प्रिंग। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम स्प्रिंग में जो कॉम्प्रेशन है उसको निकाल लेंगे, स्प्रिंग में जो कॉम्प्रेशन है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम सारा डायग्राम बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कॉम्पोनेंट लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें है तो कमेंट कर दो, वेक्टर्स पे एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। ये सारे बेसिक मैथमेटिक्स हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेड्ज का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखो नॉर्मल किधर से आ रहा है, ब्लॉक से आ रहा है ऊपर, और के एक्स किधर लग रहा है, स्प्रिंग से लग रहा है वो आगे की तरफ, ठीक है। और 37 डिग्री जो है वो वेड्ज का एंगल है, एंगल ऑफ द वेड्ज, ठीक है। नॉर्मल का तुम कंपोनेंट ले सकते हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं, क्योंकि के एक्स सिंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है तो नॉर्मल का भी जो है कंपोनेंट उसी एक्सिस में ले लो, ठीक है। तो आसान बनता है और चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। तो अगेन मैंने वेड्ज बना दिया यहाँ पे, देखिए
तो यहाँ देखो नॉर्मल बना दिया हमने, केक्स दिखा दिया। नॉर्मल का अब कंपोनेंट ले लेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो एंगल्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन सा क्या एंगल है। तो यहाँ पे देखिए एंगल देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, तो 37 डिग्री ऊपर वाला एंगल हो गया, तो n साइन 37 आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, n cos 37। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, n cos 37। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो वेज के ग्राउंड से जो नॉर्मल है उसके कारण बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n साइन 37 वो तो केक्स ही बैलेंस करेगा, स्प्रिंग ही बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे साइन 37 होता है आपका 3/5, तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो लेकिन हम n का जो वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसका, मास का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 1.25 kg मास है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, mg cos 37 इस तरीके से आ जाएगा, और mg sin 37 along द वेट जा जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप जो है वेक्टर्स में पढ़ लिए होगे, ठीक है। एक्सिस कैसे ले लिया, वेट्स के परपेंडिकुलर y एक्सिस और वेट्स के प्लेन के पैरेलल x एक्सिस। तो mg cos 37 जो हो गया नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, और mg sin 37 उसको जो है वेट्स के along नीचे स्लाइड करवाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, mg cos 37। तो देखो n की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो kx इज इक्वल टू क्या होगा, mg cos 37 इंटू साइन 37, mg cos 37 इंटू साइन 37 kx की वैल्यू। तो m की वैल्यू कितनी है, 1.25 है। तो mg का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12.5। cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू साइन 37, साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5। तो ये सब वैल्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा बच्चों जैसा काटते हैं हम। यहाँ पे देखो 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 125/10, 125/10 इंटू 4/5, 12/25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ऐसे ही काटते थे ना बचपन में, ठीक है। डायरेक्ट 5 आ जाएगा, 25 25 125 होता है, और 6/5 आ जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 kx इज इक्वल टू 6 न्यूटन। मतलब कि स्प्रिंग में कितना फोर्स आया, इस वेड्ज को रोकने के लिए 6 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। तो इस तरीके से इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। देखो स्प्रिंग का नया एप्लीकेशन था। ऑलराइट, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। काफ़ी प्रॉब्लम हमने आज के सेशन में सॉल्व किया, अभी कुछ और बाकी है। तो मेरे साथ चलते रहो, नोट्स कंप्लीट करते रहो, ठीक है। ये देखो एक और प्रॉब्लम तुम्हारे सामने, एक और प्रॉब्लम तुम्हारे सामने देखो। तो इस सवाल को पढ़ लो और एक थॉट ले लो, नोटबुक पे सॉल्व करो, फिर देखो कैसे क्या होता है। आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग साथ में समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब जो ये लिफ्ट में रखा हुआ है, और लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लिफ्ट ही ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर लिफ्ट के फ्रेम में तुम चले जाओगे तो वेड्ज पे एक सूडो फोर्स लग जाएगा। वेड्ज पे क्या लग जाएगा, सूडो फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो सूडो फोर्स लग जाएगा, तो अब सारे फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाओगे उसमें एक नया टर्म आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, सूडो फोर्स का टर्म आ जाएगा। अब सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें नहीं आता है तो कमेंट कर दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा एक, ठीक है। क्लियर समझ आ जाएगा विथ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये पुली वुली सारा स्मूथ है और आइडियल पुली है, मासलेस। स्मूथ होना ज़रूरी है, जिसके कारण जो पुली के दोनों साइड टेंशन बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखो ये 5 kg नीचे आ गया, 5 kg जो है यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। 5 kg का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो 50 जो है नीचे आएगा, 50 टेंशन ऊपर आएगा, टेंशन ऊपर आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे जो है सूडो फोर्स एक नीचे आएगा। तो सूडो फोर्स क्या होता है,
फ्रेम का एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ द सिस्टम। तो किसको देख रहे हो, 5 kg को देख रहे हो, तो 5 इंटू 2 इज़ फ्रेम का एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्रेम्स एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन फ्रेम का ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे आ गया। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया। अब मान लो कि ये जो है एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो मान लेते हैं कि टेंशन बड़ा है, तो T माइनस 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 है कि नहीं। टेंशन को बड़ा मान लिया, मतलब कि हम मान रहे हैं कि जो ब्लॉक है वो खिंच के ऊपर जा रहा है, खिंच के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो 10 kg वाला ब्लॉक स्लाइड होके नीचे आ रहा होगा, 10 kg वाला ब्लॉक स्लाइड होके नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो 10 kg वाला ब्लॉक स्लाइड होके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 10 kg वाला ब्लॉक स्लाइड होके नीचे आ रहा है, तो अलोंग द वेड्ज क्या फोर्स लग रहा होगा 10 kg वाले पे, mg साइन 30 डिग्री, mg साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 इंटू 10 इंटू साइन 30 कितना होगा, हाफ, तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा, नीचे 50 लगेगा। अब स्प्रिंग भी ऊपर फोर्स लगाएगा kx, स्प्रिंग भी ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स का भी कंपोनेंट आएगा कि नहीं, एम ए साइन 60 साइन 30, एम ए साइन 30 आएगा। तो 10 इंटू 2 इंटू हाफ आ गया साइन 30, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो नेट कितना आ गया, ऊपर से 50 और नीचे से कितना आ गया 10, तो टोटल नीचे 60 आ गया 60, तो टोटल नीचे 60 आ गया। तो 60 माइनस ऑफ के एक्स, अब ये जो है किधर आएगा, ये नीचे जा रहा होगा डाउनवर्ड द प्लेन, क्योंकि 5 kg ऊपर जा रहा है, तो 60 माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 6a, ठीक है। तो यहाँ से देखो के एक्स इज इक्वल टू टी है ना। तो पुली के लाइक आइडियल पुली के दोनों साइड टेंशन बराबर रहता है, तो के एक्स इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो यहाँ पे टी लिख दो, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a। तो यहाँ से देखिए स्मूथ पुली, तो के एक्स इज इक्वल टू टी हो गया यहाँ से, तो के एक्स इज इक्वल टू टी हो गया, तो के एक्स को रिप्लेस कर दो टी से, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6 से, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, जोड़ दो दोनों को। तो यहाँ से ए ज़ीरो आते दिख रहा है तुम्हें, क्या आ रहा है, ए क्या आ गया यहाँ पे, ज़ीरो आ गया। 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ए क्या आ गया यहाँ पे, ए आ जाएगा तुम्हारा 0। तो उसके हिसाब से T60 आ गया, T60 आ गया, तो कितना स्प्रिंग में कितना रीडिंग आएगा, 6 kgf, कितना रीडिंग आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ kg वेट, 6 kgf आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है सॉल्व ये भी सवाल। तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दिया स्प्रिंग के साथ, तो ये भी वेरिएंट देख लिया। अब देखो आपके सामने एक और सवाल है, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे दो स्प्रिंग सिस्टम है, M1 M2 M3 मास दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ पे के एक्स मान लेंगे, KX1 और KX2 मान लेंगे। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिया हुआ है तीनों मासेस का, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो M1 यहाँ पे हो गया, और ये रहा तुम्हारा B, और ये रहा तुम्हारा C, ठीक है। तो ये जो है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो F फोर्स लगा दिया,
तो जो स्प्रिंग हैं वो क्या है, वो लाइक आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं। तो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी मैंने दिखा दिया यहाँ पे, जो क्वेश्चन में दिया आपको ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो kx1 और kx2 डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और C का जो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, तो F आगे है, kx1 पीछे है। हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि दोनों स्प्रिंग स्ट्रेस्ड हैं, दोनों स्प्रिंग स्ट्रेस्ड हैं। तो क्या होंगे, दोनों क्या करेंगे कि इनवर्ड फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो kx1 देखो बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो kx1 उसको राइट वन खींचेगा राइट साइड, kx2 उसको लेफ़्ट साइड खींचेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर बी का एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट वर्ड है, तो kx1 माइनस kx2 इज इक्वल टू बी का मास 2 है और एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से 2 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद जो ए मास है, ए का फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसको सिर्फ kx2 राइट वर्ड खींचेगा, तो kx2 इज इक्वल टू उसका एक्सेलरेशन भी राइट वर्ड है। तो देखो kx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kx2 क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो kx2 की वैल्यू 1 आ गई, तो kx2 की वैल्यू 1 आ गई, ऊपर आप kx2 में पुट कर दो तो kx1 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो kx1 का वैल्यू आ गया देखो 5, kx1 को ऊपर पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 न्यूटन। तो यही तुमसे पूछा था, f की वैल्यू पूछा हुआ था, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये सब दिया हुआ था, तो f की वैल्यू 3 न्यूटन आ गया, f का वैल्यू कितना आ गया 3 न्यूटन। तो दिस इज़ योर आंसर, सी इज़ योर आंसर, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस सवाल को भी हल कर दिया है। देखो स्प्रिंग का ऐसे भी यूज़ कर सकता है क्वेश्चन में, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखो। अब जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है, ये भी एक बढ़िया सवाल है, इसमें भी बच्चे बहुत फंसते हैं, तो इसको मैं 5 में से 4 दूंगा। कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये कि रीडिंग कितनी आएगी, ठीक है, इस पर बेस्ड सवाल है ये। तो इसमें भी बच्चे काफ़ी हद तक फंस जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं हम। सारे वैसे सवाल लिए गए हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो जहाँ तुम लोग फंसोगे तो इन सब को देख लो, फिर स्प्रिंग में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, क्या बोल रहा है सवाल कि इन द अरेंजमेंट शोन, ये तुम्हारा अरेंजमेंट है, M1 और M2 है इस तरीके से लटका हुआ, और M1 की वैल्यू M2 से ज़्यादा है, M1 की वैल्यू M2 से ज़्यादा है, ठीक है। बीच में देखो वो आ गया तुम्हारा, बीच में तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस आ गया, तो जो है धागे में टेंशन बदल जाएगा। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस सिंस वो है मासलेस है, तो देखते हैं टेंशन का क्या रिलेशन होता है। तो पहले M1 का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो M2G नीचे, टेंशन ऊपर, T2 ऊपर, उसी तरीके से M1 से M1G नीचे, T1 ऊपर। उससे स्प्रिंग बैलेंस का बनाओगे तो क्या आएगा, T1 राइट साइड में, T2 लेफ़्ट साइड में, T1 राइट साइड में, T2 लेफ़्ट साइड में,
T1 राइट साइड में और T2 लेफ़्ट साइड में, इस तरीके से। अब देखो M1 बड़ा है तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इंटू ए लिखोगे, बट M ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस तो ज़ीरो है तो T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये लाइक पुली वाला केस है कि पुली के ऊपर नीचे फोर्सेस क्या होते हैं, अगर अलग भी होते हैं तो पुली मासलेस होने के कारण जो टी और टी क्या हो जाता है, ऊपर नीचे वाले फोर्स बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस मासलेस होने के कारण T1 T2 बराबर हो गया, उसको टी बोल देंगे, कैपिटल टी बोल देंगे। ठीक है, कैपिटल टी बोल दिया तो फिर देखो क्या करेंगे। अब देखो M1G जो है, M1G किधर है, अब टी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो M1G नीचे जा रहा है तो M2 ऊपर जाएगा, मास ऑफ M2 विल गो अप, तो क्या हो जाएगा T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। एक एक्सेलरेशन मान लो, तो जितना जितना M1 नीचे चलेगा उतना ही M2 ऊपर आएगा, तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, है कि नहीं। तो M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A, और इधर से क्या आएगा T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, टी कैंसिल हो जाएगा। देखो टी कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, M1G क्या हो जाएगा, M1G माइनस ऑफ M2G, M1G माइनस ऑफ M2G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1G माइनस ऑफ M2G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1A प्लस M2A, M1A प्लस M2A। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए GM1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2, GM1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई, तो A को यूज़ करके हम T निकाल लेंगे, T निकाल लेंगे, डाल देंगे उसमें देखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, T की वैल्यू आ जाएगी, A डाल दिया उसमें, जो दो इक्वेशन आए थे उसमें A उसको यूज़ करके A निकाल लिया, और उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ा और A डाल दिया उसमें, तो यहाँ से T की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई। तो यार देखो यहाँ पे T की वैल्यू आ गई, तो इसी T के हिसाब से वो स्प्रिंग खिंच जाएगा, है कि नहीं, इसी T के स्प्रिंग से के हिसाब से वो खिंच जाएगा, है ना। अब देखो किसी स्प्रिंग के दोनों साइड अगर सेम फोर्स लगता है तो F इजिकल टू के एक्स के हिसाब से वो खिंच जाता है। तो कितना मास इफेक्टिवली ये दिखाएगा, कितना मास दिखाएगा, 2m1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2, इतना मास दिखाएगा वो स्प्रिंग बैलेंस, है ना। और फोर्स कितना दिखाएगा, 2m1 इंटू M2G बाई M1 प्लस M2। तो इस तरीके से ये सवाल को भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो आपको क्या निकालना है, देखो मास बराबर रहता तो आराम से निकल जाता, मास बराबर है तो टेंशन की वैल्यू है ना कितनी आ जाती है, mg आ जाती, लेकिन मास अनइक्वल है तो यहाँ पे इस तरीके से निकालना होगा। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेज़र करता है, उसके दोनों एंड के क्रॉस जो टेंशन है उसको मेज़र करता है। और आइडियल स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, जिसका मास ज़ीरो होता है, ठीक है, उसका मास क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे देख लो, तो दूसरा सवाल है आपके सामने, ये भी एक अच्छा सवाल है, तो इसको देख लीजिए आप। एक स्प्रिंग इस तरीके से लटका हुआ है, स्प्रिंग में जो है एक्सटेंशन पूछ दिया है, तो वीडियो को पॉज करके तुम अटेम्प्ट कर सकते हो और सवाल को सॉल्व करके फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अगेन टेंशन का कंपोनेंट आएगा। टेंशन देखो T1 और T2 ले लो दोनों थ्रेड में, ठीक है, दोनों थ्रेड में T1 T2 ले लो। और देखो तुम दिख रहा होगा कंपोनेंट जो है जो है तुम्हारा
टी कॉस थीटा ऊपर आएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में, और टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। टी कॉस थीटा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, तो T1 T2 ले लिया, तो T1 कॉस थीटा ऊपर और T1 साइन थीटा हॉरिजॉन्टल। देखो कॉम्पोनेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो बेसिक है ये, नहीं तो पूरा फिजिक्स जो है वो समझ में नहीं आएगा कुछ। तो T1 साइन थीटा T1 कॉस थीटा ऊपर आएगा, उस तरीके से T2 कॉस थीटा लेफ़्ट वाले एंड पे ऊपर रहेगा, है कि नहीं। तो लेफ़्ट वाले एंड पे T2 कॉस थीटा ऊपर आएगा, और T1 साइन थीटा देखो इधर आ जाएगा, लाइक राइट वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और लेफ़्ट वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा T2 साइन थीटा। तो साइन थीटा कट जाएगा तुम्हारा, तो T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा। ऑब्वियसली सिमेट्री से भी तुम बोल सकते थे, T1 किसके बराबर होगा, T2 के बराबर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो T1 इज इक्वल टू T2 साइन थीटा, यहाँ से क्या आ गया, T1 इज इक्वल टू T2 आ गया। अब देख लो जो T2 कॉस थीटा T1 कॉस थीटा ऊपर आएगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2T कॉस थीटा आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T लिख लो, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू क्या लिख लो, T लिख लो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस, क्या हो गया तुम्हारा, T1 इज इक्वल टू T2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो किसको बैलेंस करेगा, वो वेट को बैलेंस करेगा। तो T1 कॉस थीटा प्लस T2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए T1 इज इक्वल टू T2 को T लिख लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2T कॉस थीटा इज इक्वल टू W, 2T कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ गई, W/2 कॉस थीटा। T की वैल्यू क्या आ गई, W/2 कॉस थीटा, W/2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आगे क्या आने वाला है। तो स्प्रिंग का अगर सिचुएशन देखें तो T2 साइन थीटा T2 और T1 साइन थीटा से खिंचा हुआ है, बेसिकली T साइन थीटा से खिंचा हुआ है ना, T1 T2 तो बराबर ही है, दोनों एंड पे T साइन थीटा से खिंचा हुआ है, तो इतना ही KX इज इक्वल टू T साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, KX इज इक्वल टू T साइन थीटा हो जाएगा। तो द एक्सटेंशन कैसे निकालोगे, X इज इक्वल टू T साइन थीटा अपॉन K, है कि नहीं। और T की वैल्यू तुम निकाल लिए W/2 कॉस थीटा, तो T साइन थीटा इज इक्वल टू KX। ये उस तरीके का सिचुएशन है, देखो जैसे कि एक स्प्रिंग को तुम वॉल से बांध देते हो और एक फोर्स से खींच देते हो, तो उसका एक्सटेंशन कितना हो जाता है, F इज इक्वल टू KX, है ना। और स्प्रिंग के दोनों एंड, सिंस स्प्रिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहता है तो दोनों एंड पे सेम फोर्स लगेगा, दीवार भी उतना ही फोर्स लगाएगा स्प्रिंग पे टू कीप द स्प्रिंग स्टैटिक। तो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है, तो तुम समझ सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, T साइन थीटा इज इक्वल टू KX, T की वैल्यू है W/2 कॉस थीटा, मतलब कि कितना हो गया तुम्हारा W tan θ/2 इज इक्वल टू KX। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, W tan θ/2K। तो इस तरीके से ये सवाल भी हो गया सॉल्व, W tan θ/2K विच इज़ द आंसर। तो B इज़ द आंसर। तो ये सवाल ऑलरेडी हमने कर लिया है, यहाँ पे देखो इस सवाल को ऑलरेडी पिछले सेशन में ले लिया था, जेई में आया हुआ सवाल है ये। तो इस सवाल को मैं बोलूँगा कि तुम लोग खुद करो, सॉल्यूशन मेरे से देख लेना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो, और जो भी है आप नोट्स बनाते रहिए। तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन का या स्प्रिंग का जो भी प्रॉब्लम, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आएगा और ऐसे ही सवाल से इंस्पिरेशन लेके आएगा। तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है, अब स्प्रिंग को देख के आपको सारा कुछ आ चुका है। यहाँ पे एक लास्ट सवाल करते हैं इस सेशन का। तो काफ़ी लंबा सेशन था बट काफ़ी फ्रूटफुल था,
ठीक है, न्यूटन्स लॉ भी काफ़ी रिवाइज हो गया होगा। अगर ये सारे प्रॉब्लम तो कर लेते हो तो तुम्हें न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फ्री बॉडी डायग्राम का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी रिवाइज हुआ, बनाने आ गया, क्योंकि हर सवाल में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले स्प्रिंग को काट देते हैं, स्ट्रिंग को, धागे को। तो इनिशियल कंडीशन में निकालना पड़ेगा मुझे कि स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है। तो 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे से t, ऊपर से kx और 2mg नीचे, t प्लस 2mg इज इक्वल टू kx हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, और t इज इक्वल टू mg हो जाएगा m के फ्री बॉडी डायग्राम से। ठीक है, तो t इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू mg डाल दो तो kx की वैल्यू कितनी आ गई, 3mg। kx की वैल्यू कितनी आ गई, 3mg। तो इसको पकड़ के रखें, kx की वैल्यू 3mg। ठीक है, अब जब स्ट्रिंग काट दिया है तो टेंशन ख़त्म, टेंशन ख़त्म। बट स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग इनर्शियाटिक है। तो डेलिबरेटली ये सवाल लास्ट में ले रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। आज का इम्पोर्टेंट जो ये कॉन्सेप्ट था, क्रक्स था पूरे सेशन का। तो 3mg हो जाएगा, 3mg है ना, वो बचा रहेगा क्योंकि स्प्रिंग इनर्शियाटिक है, स्प्रिंग आलसी है। उसको अपने फोर्स को चेंज करने के लिए, उसका जो है जो डिस्टर्बेंस है उसको हटाने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जस्ट आफ्टर द कट सिचुएशन वही होता है जो बिफोर द कट था। ठीक है, तो 3mg ही रहेगा, ऊपर 3mg ही रहेगा और नीचे mg है, 2mg है वेट, 2mg है। तो नेट कितना बच जाएगा, ऊपर mg बच जाएगा, ऊपर mg बच जाएगा। ठीक है, तो mg बच जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, mg/2m। मास कितना है, 2m। तो क्या आंसर आ जाएगा, mg/2m। तो g/2 आते दिख रहा है तुम्हें, तो g/2 अपवर्ड्स, g/2 अपवर्ड्स। ठीक है, मास 2m है ना, तो मास 2m से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैंने m से डिवाइड कर दिया है। मास क्या लोगे तुम, f/2m। ठीक है, तो mg/2m। ऊपर 3mg आया क्योंकि kx वही रहा कटने के बाद भी, और नीचे जो है mg आया तो mg 2mg आया। तो 3mg माइनस 2mg, mg हो गया mg/2m, g/2। तो g/2 अपवर्ड्स। और जो स्ट्रिंग से, धागे से जुड़ा हुआ था मास, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करने लगेगा नीचे, है ना, फ्री फॉल करेगा। तो इस तरीके से ये सवाल भी सॉल्व हो गया है। आप जो है मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाइए। आगे भी चैप्टर्स आने वाले हैं, कंस्ट्रेंट पे बेस्ड है कि ऐसा ही लेक्चर आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड।